धामी सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में घोषणा पत्र के अगर 50% काम भी कर देती तो निश्चित रूप से उनका ये बेमिसाल कार्यकाल होता। सरकार अगर शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बनाती तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता कि उत्तराखंड राज्य जो टॉप 10 पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा ऊपर राज्य है, उस टॉप 10 में उत्तराखंड का कहीं नाम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी 3 साल बेमिसाल के रूप में मना रही है। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन 3 सालों में बेमिसाल काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं और ये प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने भी ऐतिहासिक इन 3 सालों को बीजेपी का बताया है, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो 3 साल है उसको ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, ये महेंद्र भट्ट ने भी बयान दिया है। इसको लेकर जो उत्तराखंड की जनता है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो क्या सोचते हैं, अभी हमारे साथ रघुवीर बिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद चौहान जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी 3 साल बेमिसाल के रूप में मना रही है, आप किस तरीके से इन 3 सालों को देखते हैं सर? देखिए चौहान जी, सरकार तो अपनी उपलब्धियों को बेमिसाल बताएगी, लेकिन क्या वास्तव में उत्तराखंड की जनता ऐसा सोचती है? और ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, नहीं पूरे देश का, कि चुनाव कभी भी मुद्दों के आधार पर नहीं होता। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर आजकल लोग वोट देते हैं। और जो पार्टियां घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय जारी करते हैं, उन घोषणा पत्र को कोई पढ़ता नहीं। और जब कोई पढ़ता नहीं तो किसी भी पार्टी की जवाबदेही जो है जनता के प्रति नहीं होती, क्योंकि जनता उन घोषणा पत्रों को देख करके वोट नहीं देती। अगर हम वास्तव में धामी सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में घोषणा पत्र के अगर 50% काम भी कर देती तो निश्चित रूप से उनका ये बेमिसाल कार्यकाल होता। और मैं पूरे इस आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का 2022 का जो घोषणा पत्र, जिसको उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट कहा है, उसके कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ और फिर जनता तय करे कि वास्तव में क्या इन पे काम हुआ। जब विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी किया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, और घोषणा पत्र जारी करते समय नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि हम उत्तराखंड को 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। अभी 2024 है, 1 साल रह गए। और कोई भी राज्य अगर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कहलाता है जब उसके व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा होगी, तभी तो हम कहेंगे कि देश अग्रणी राज्य है, रिचेस्ट स्टेट है। हम इस समय हमारे जो वर्तमान में हमारे राज्य के प्रति व्यक्ति आय है वो 3,33,000 के करीब है, जबकि सिक्किम की इस समय 5 लाख से ऊपर की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के आंकड़े हैं कि उत्तराखंड राज्य जो टॉप 10 पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा ऊपर राज्य है, उस टॉप 10 में उत्तराखंड का कहीं नाम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 साल बाद कैसे वो टॉप 10 में नंबर 1 बन जाएगा, ये जनता को तय करना है। दूसरा, जो विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे। आज 2.5 साल हो गए, और पहले भी 17 के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन अभी तक जो है 100 दिन तो दूर, 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 6 महीने पहले सरकार को ये निर्देश जारी किया था कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोकपाल की नियुक्ति करो और उसका जवाब जो है दाखिल करो कोर्ट में। अब सोच इस बात का कि हाईकोर्ट भी जो है, जो उसने राज्य सरकार को निर्देश दिया था, उस पर भी मौन साधे हुए, और आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। इस सरकार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसान निधि को 6,000 रुपये करेंगे, और 6,000 रुपये जो है केंद्र सरकार करेगी, यानी कि 12,000 रुपये हम किसानों के अकाउंट में डालेंगे। वो किसानों को 12,000 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जो है जनता तय करे, क्योंकि जनता ही बताएगी कि बेमिसाल है या नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनके अकाउंट में हम 2000 रुपये सरकार देगी। उत्तराखंड की बीपीएल परिवार की महिलाएं तय करेंगी कि उनको 2000 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ये 3 साल उनका बेमिसाल है या नहीं है। इन्होंने कहा था कि गरीब बच्चों को हम उनके अकाउंट में 1000 रुपये डालेंगे, वो गरीब बच्चों के परिवार के बच्चों को 1000 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये वो तय करेंगे। इन्होंने कहा था कि 3 सिलेंडर साल में बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त मिलेंगे, वो जो है महिलाएं बताएंगी कि उनको मुफ्त मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि हम 6 महीने के अंदर 24,000 नियुक्तियाँ करेंगे। ये बेरोजगार नवयुवक बताएंगे कि उनको 6 महीने में 24,000 नियुक्ति मिली कि नहीं मिली। ये जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, ये अफसोस इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता भी इस घोषणा पत्र को ढंग से नहीं पढ़ती, नहीं तो आज वो जवाब मांगती कि आप ये 2.5 साल हो गए, आधा समय आपका गुजर चुका है, इसमें ये घोषणाएं अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई। सरकार का तो कहना है, बीजेपी का कहना है कि हमने 14,800 युवाओं को रोजगार दे चुके हैं, सरकारी नौकरी लगा चुके हैं, 19,000 भर्तियां फिर शुरू होने वाली हैं। देखो चौहान जी, मैंने भी कल अखबार में देखा था हिंदुस्तान में कि सरकार ने कहा था कि हमने 14,800 बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। पहले तो ये आंकड़े ही खुद संदेहास्पद लग रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार वास्तव में पारदर्शिता चाहती तो प्रत्येक विभागवार इसकी नियुक्तियां इनकी बताते कि इतनी नियुक्तियां इस विभाग में हुई, इतनी नियुक्तियां, तो ये जो बेरोजगार संघ के लोग और तमाम लोग आंकड़ों पे सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाते। लेकिन इसकी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं चौहान जी कि आज भी 20,000 से अधिक लोग उपनल के माध्यम से, पीआरडी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 10-10, 15-15 साल से नौकरियां कर रहे हैं। और वो उन्होंने उस समय नौकरियां की जब राज्य के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। उन्होंने राज्य का हजारों करोड़ रुपए बचाया वेतन के माध्यम से, क्योंकि वो तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में 8-8 घंटे नौकरी करते हैं। और अफसोस इस बात का है कि इन्हीं जो जिसको बेमिसाल कार्यकाल बता रहे हैं, उस बेमिसाल कार्यकाल में लगभग 3,000 वो लड़के, वो लड़कियां जो विभिन्न सरकारी विभागों में 10-10, 15-15 साल से, चाहे उपनल के माध्यम से, चाहे पीआरडी के माध्यम से, चाहे अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे थे, उनकी नौकरियां बिना नोटिस दिए उनको जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आज वो भी सड़क पे हैं, उनके बच्चे भी सड़क पे हैं। और अगर सही मायने में कहा जाए तो जो इन्होंने जो नौकरियां दी है उन लोगों को हटा करके दी है, यानी कि अगर वास्तव में आंकड़े सही है तो इतने ही लोग जो है बेरोजगार हुए। और उन लोगों ने उस समय काम किया जब राज्य को सख्त जरूरत थी, जब राज्य के पास आर्थिक संसाधन। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने तो कोविड के टाइम पे जब अपने परिवार को भी लोग छूने से डरते थे, उस समय उन्होंने जो है 10,000 में, 15,000 में अपनी जान को जोखिम में डाल करके, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में की हो, नर्स के रूप में की हो, वार्ड बॉय के रूप में, उस समय उन्होंने नौकरियां की। और आज उनको बिना नोटिस दिए उनको हटा दिया गया। और उनकी जगह अगर ये पद भरे जा रहे हैं तो एक तरफ रोजगार दे रहे हो, दूसरी तरफ जो है उनको निकाल रहे हो। सरकार का कहना है कि 55 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के तहत लाभ मिला है, 30% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, और उज्ज्वला गैस के तहत 3 सिलेंडर महिलाओं को मिल रहे हैं। देखो चौहान जी, हमारे राज्य का बजट 2024-25 का बजट लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। अगर हम ये कहेंगे कि इन 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ तो ये भी गलत होगा, क्योंकि 90,000 करोड़ का बजट है तो बजट कहीं ना कहीं तो जो है खर्च होगा। और इसीलिए जो है विभागों में बजट एलोकेशन होता है। लेकिन जो आयुष्मान योजना की इससे पहले भी जो है, क्योंकि केवल नाम बदल दिए गए, ये पहले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये नहीं कि ये योजना पहले भी होती थी। उस समय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी, आज ये आयुष्मान भारत कर दिया इन्होंने। जहां तक महिलाओं को 30% आरक्षण की बात हो, तो जब पूर्व एनडी तिवारी की सरकार थी उस समय सबसे पहले महिलाओं को सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण की व्यवस्था की थी। पंचायतों में जो है 50% आरक्षण, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की भी व्यवस्था थी। तो ये तो उस समय भी सरकार, जो कोई भी सरकारें हो, ये काम तो सरकार का काम तो भाई सड़क, बिजली,
जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर तो निरंतर काम चलता रहता है। लेकिन जो सरकार डबल इंजन के साथ आई थी और सरकार ने कहा था कि भाई डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समाधान करें। 24 साल गुजर गए अभी तक। इसीलिए हमने डबल इंजन की सरकार दी तो उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन के जो शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बने। इस 3 साल के अंदर उस शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बनने के लिए एक भी कदम धामी सरकार की ओर से नहीं उठाएगा। 25 परिसंपत्तियों का बंटवारे की बात हो, परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। और जो हमारी अस्मिता के साथ था अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसकी जो वीआईपी उसका नाम उजागर नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अब अफसोस इस बात का है कि जब प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री अभियुक्तों का पैरोकार बन गया, वो कह रहा है कि वो वीआईपी कमरा नहीं, वो वीआईपी व्यक्ति नहीं, वो वीआईपी कमरा था। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं को किस प्रकार से न्याय मिलेगा। सरकार कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि स्पीकर को हमने महिला बनाया, वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को हमने महिला बनाया, वो कहते हैं कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक राज्यसभा का और एक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे महिलाएं हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किन महिलाओं को आगे बढ़ाया। रितु खंडूड़ी जी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि जनरल खंडूड़ी जी की बेटी हैं, उनको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन उनका उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों से कभी सरोकार नहीं रहा। जब वो राजनीति में आने से पहले कभी सरोकार नहीं रहा। अब उन्होंने एक सैनी मैडम को बनाया है, एक राज्य लक्ष्मी शाह जी को बनाया। आप सब जानते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड के मूवमेंट से लेकर के उत्तराखंड के विकास के लिए। कभी लोगों से पब्लिक से मिलती नहीं, कभी लोगों के जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर कभी हमेशा मौन रहती है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है महिला सशक्तिकरण के मामले में, तो आप अंकिता भंडारी जैसा बीभत्स कांड उत्तराखंड की धरती पे होता है और उसकी माँ बाप कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। आखिर सरकार उसको सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? क्यों जो है वो वीआईपी को बचाना चाहती है? दूसरा जो है इनका द्वाराहाट का विधायक, उस पर यौन शोषण का आरोप लगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा। आपका ज्वालापुर का पूर्व विधायक, उन पे महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और संजय कुमार जो इनका संगठन मंत्री था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कर्मी जो उस ऑफिस में काम करती थी, उसने आरोप लगाया कि इसने यौन शोषण किया। जब वो महिला जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के पास जाती है और कहती कि संजय कुमार मेरा यौन शोषण कर रहा, तो वो कहता है ये तो फिजिकल नीड है। आप निर्भया कांड के बाद भारत का कानून इतना सख्त बन गया कि अगर कोई महिला की तरह अगर गलत निगाह से भी घूरता है तो उसको सजा होती है। यहाँ तो महिलाएं जो है वो बयान दे रही हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा रहा है। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण है सरकार का, ये जो है उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। सरकार कह रही है हमने यूसीसी लागू किया, जो लैंड जिहाद हो रहा था उनके कब्जे से ज़मीन छुड़ाकर सरकार ने कई ज़मीन अपने उसमें लाए और नकल विरोधी सशक्त कानून बनाया। अब पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं उत्तराखंड में। देखो चौहान जी, जब भी कोई कानून बनता है तो हमेशा सख्त बनता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने कानून हमारे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पे कितना अंकुश लगा है। कानून हमेशा सख्त बनता है, सजा देने के लिए बनता है, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो वो कानून धरा का धरा रह जाएगा। ये सख्त नकल विरोधी कानून बता रहे, आज भी जो है चंदन मनराज, संजीव धारीवाल, हाकम सिंह जो है जेल से बाहर आ चुके हैं, इसी कानून के तहत वो बाहर आए हैं। कानून तो सख्त बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट अगर ईमानदारी से न हो तो उस कानून का कोई मायने नहीं। और जहाँ तक आप यूसीसी की बात कर रहे तो यूसीसी अगर लागू होता है उत्तराखंड में, पूरे देश में, मैं एक और बात बता रहा हूँ, जितने भी जनजातीय एरिया हैं वो सब यूसीसी का विरोध कर देगा। अगर उत्तराखंड में यूसीसी पूरी तरह से लागू होता है तो आप ये सोचो कि जो मूल निवास का मुद्दा है, जो भू कानून का मुद्दा है, वो तो अपने आप, जब एक देश एक कानून होगा तो फिर तो मूल निवास का, भू कानून का मुद्दा अपने आप ही स्वतः खत्म होगा उत्तराखंड में। तो फिर जो है भू कानून और मूल निवास की बात खत्म, अपने आप ही खत्म समझो। आपको क्या लगता है कि धामी सरकार ने वो कौन से बड़े काम थे जो करने चाहिए थे लेकिन निराशा मिली आप लोगों को सरकार से? देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा जो जनभावना के अनुसार सरकार
अगर शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बनाती तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता, क्योंकि आज तो जो है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार और हमारे उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार, परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं, आज भी हजारों हेक्टेयर लैंड जो है वो उनके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। टिहरी डैम की जो बिजली है उसका उत्तराखंड को मात्र 12% उसकी रॉयल्टी मिल रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो डबल इंजन की सरकार में सॉल्व हो जानी चाहिए थे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जहां एक और सरकार धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल बता रही है, वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि धामी सरकार के 3 साल निराशाजनक रहे हैं। वो लोग चाहते थे कि जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों की राजधानी गैरसैंण थी, धामी सरकार इस पर फैसला लेती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन धामी सरकार से इन 3 सालों में भी सिर्फ और सिर्फ निराशा ही उत्तराखंड के लोगों को हाथ लगी है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।